अस्सलाम वालेकुम। हम पेज नंबर 236 पे हैं। ये 17th चैप्टर है, उसका आखिरी पोर्शन है। तो वी माइट हैव ए शॉर्ट सेशन अनलेस भावनाओं में बह जाएं कहीं पे, बिकॉज ओनली 3 पेजेस आर लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। कहती हैं कि अच्छा, वो बनु कुरैज़ा का इंसिडेंट हमने देखा पिछले सेशन में, एंड शी काइंड ऑफ डज नॉट वांट टू लीव दैट। तो यू विल सी कि शी वुड गो आउट ऑफ द वे अगेन। अभी और उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। Sometimes a very fine line, if not an invisible one, between reason and rationalization. मुसलमानों ने बहुत कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करने की, कुरैज़ा के इंसिडेंट को। आर्ग्यू किया गया है कि दे कोलैबोरेटेड विद द मैकन्स। फिर लेज़ली हेज़ल्टन इसके बाद कहते हैं, दो देयर इज नो कन्विंसिंग एविडेंस दैट दे डिड। के क्या कहती हैं ये कि कुछ मुस्लिम आर्ग्यू करते हैं कि बनु कुरैज़ा ने मैक्कन्स के साथ कोलैबोरेट किया था, लेकिन इसका कोई कन्विंसिंग एविडेंस नहीं है। देखिए इन्हें क्या कहना चाहिए था। इवन इफ शी फाइंड्स कि कन्विंसिंग एविडेंस नहीं है, शी शुड हैव सेड दो नो कन्विंसिंग एविडेंस हैज सर्वाइव्ड। आप समझ रहे हैं डिफरेंस दो बातों में। कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं है, आपको ये कहना है जो इनिशियल मुस्लिम्स थे जिन्होंने ये किया, उनके पास एविडेंस थी कि नहीं। और वो तो आप नहीं कह सकते अब, क्योंकि उनका तो ये मानना था कि इन्होंने ऐसा किया है। द अर्लीस्ट मुस्लिम्स जिनके सामने ये हुआ था, उन्होंने तो यही एक्यूज़ किया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी एविडेंस उनके पास था, अगर रहा भी हो कोई, वो सरवाइव नहीं किया है, ये आप कह सकते थे। तो कि जिन बातों से हम नैरेटिव्स को डेवलप करते हैं, 1400 साल पहले की बात है ये, वो एविडेंस तो एनफ है, क्योंकि हमारे सोर्सेज इसको एनफ मेंशन करते हैं दैट दिस वाज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर दैट टाइम, दो इट वाज नॉट। इसकी भी कोई एविडेंस इन्होंने नहीं दी, जबकि ये है सही में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एनफ एविडेंस इस पे भी दिया जा सकता है। पेट्रिशिया क्रोन ने इस पे बात की है इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज आल्सो टॉक अबाउट इट, हिस्टोरियंस टॉक अबाउट इट, और एनफ एविडेंस है थ्रू आउट द वर्ल्ड इसकी, नॉट जस्ट इन अरेबिया। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऑर्डर नहीं किया, ये भी कुछ आर्ग्यू करते हैं, विच इज़ ओनली टेक्निकली ट्रू। लेकिन ये हमारा आर्गूमेंट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने पिछली बार ये एक्सप्लेन किया, ये मुस्लिम्स का आर्गूमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई गलत फैसला देगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हाँ करो इसको। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। अच्छा, कुरैज़ देमसेल्व्स एक्सपेक्टेड नथिंग लेस, दो मोस्ट ऑफ देम क्लियरली डिड। फिर से बात सही नहीं है मेरे हिसाब से। बनु कुरैज़ा एक्सेप्टेड द वर्डिक्ट। अच्छा, और क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं अकॉर्डिंग टू लेज़ली हेज़ल्टन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज लेफ्ट विद नो चॉइस। कहते हैं ये इग्नोर करता है एस्टेब्लिश्ड ऑल्टरनेटिव ऑफ एक्सपल्शन। नहीं, ये बात भी सही नहीं है। ऑल्टरनेटिव वो नहीं था इसका। सिमिलर क्राइम्स के लिए सिमिलर पनिशमेंट होती है। अगर इनका क्राइम बनु नादिर और कैनू का जैसा ही होता, तब तो सिमिलर पनिशमेंट की बात हो सकती है। उस पर भी फर्दर आर्ग्यू किया जा सकता है कि उसके बावजूद उनको ये सज़ा मिल सकती थी। किसी चीज़ को कहते हैं रिपीटेड ऑफेंडर, तो रिपीटेड ऑफेंडर को सेम सज़ा नहीं मिलती। तो खैर, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट, द क्राइम्स आर डिफरेंट। दिस इज ट्रीजन ड्यूरिंग वॉर एंड दिस कुड हैव लेड टू एनाइलेशन ऑफ मुस्लिम्स। ये एक बहुत बड़ा ट्रीजन है, अनकम्पेरेबल टू इससे पहले के जो मामला थे। अच्छा, और क्या कहते हैं, द हाई नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस इज एग्जैजरेटेड। इस पे कहते हैं ये क्वाइट पॉसिबल है, लेकिन डेमॉन्स्ट्रेट करना इम्पॉसिबल है। नहीं, जो ये आर्ग्यू करते हैं कि ये नंबर्स एग्जैजरेटेड है, उसके एविडेंसेस भी देते हैं। Even then, the massacre was justified by the Quran, despite the fact that Quran demands absolute end to hostilities the moment an enemy submits. खैर,
ये आगे बढ़ती है और कहती है कुछ मुस्लिम थियोलॉजियंस आर्ग्यू करते हैं कि ये इवेंट हुआ ही नहीं होगा, जस्ट बिकॉज इब्न इसाक ने इसको नरेट किया उसका मतलब ये नहीं कि ये हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ओवरऑल इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, कुरानिक वैल्यूज़ हैं, उसके साथ ये इनकन्सिस्टेंट है। ये आर्ग्यूमेंट को वीक नहीं समझना, एक फेयर आर्ग्यूमेंट है कि अगर हमको कोई कंसिस्टेंसी दिखती है बिहेवियर में किसी शख्स के और फिर कहीं पे कोई एबरेशन दिखती है तो इसके चांसेस है कि वो एबरेशन ना रही हो। और कुरानिक वैल्यूज़ के अगर कोई खिलाफ हम ये मैं इसको तो पर्सनली एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ आर्गुमेंट को, बट मैं आपको ये कहना समझाना चाहता हूँ कि ये वीक आर्गुमेंट नहीं है, लगता है वीक आर्गुमेंट। क्यों? क्योंकि कुरान कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट है और बनु कुरैज़ा का जो इंसिडेंट नरेट हो रहा है बाद में वो लेटर टेक्स्ट है, तो हिस्टोरिकली हम अर्लियर टेक्स्ट को ज़्यादा हिस्टोरिक मानेंगे। तो इस वजह से अगर फॉर एग्जांपल कुरान ने कहा होता कि सीधे कोई आयत होती कुरान में कि बनु कुरैज़ा इंसिडेंट डिडंट टेक प्लेस, और बाद में हमको कोई हदीस मिलता है जो कहता है कि बनु कुरैज़ा इंसिडेंट डिड टेक प्लेस और ये 200 साल बाद का है, तो वी वुड प्रेफर द फर्स्ट अर्लियर टेक्स्ट। तो हिस्ट्री में ऐसे ही किया जाता है, अर्लियर द टेक्स्ट इट इज़ कंसिडर्ड मोर ऑथेंटिक। A few have even gone so far as to argue that it is a deliberate distortion. बनु कुरैज़ा को मार्टियर्स की तरह दिखाने के लिए किसी ने डिस्टॉर्शन इस्लाम में इंट्रोड्यूस किया। और लेज़ली हेजल्टन कहते हैं और सच बात तो यह है कि काफ़ी सारे ज्यूइश स्कॉलर्स ने ऐसा किया भी है। बनु कुरैज़ा को उन्होंने रेबल्स ऑफ मसाडा की तरह उनके साथ कंपेयर किया गया है, जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि वो रोमन्स के साथ दे चोज नॉट टू सबमिट बट टू डाई फाइटिंग। और फिर वेल मीनिंग क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैव एक्सप्लेन्ड द फेट ऑफ कुरैज़ा बाय सेइंग कि मॉडर्न वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स इन पे अप्लाई नहीं हो सकते, thus betraying not only the enduring power of Orientalist condescension but also a strangely blind eye to horror of both medieval and 20th century European history. लेज़ी हेजल्टन कह रही है कि हम कुछ जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं अभी के, वो कहते हैं कि मॉडर्न वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं हो सकते 7वीं सदी अरेबिया पे। और इसमें क्या है, ये एक मतलब अनसीन हिडन इसमें वो है, वो जो ओरिएंटल वर्ल्ड को ये देखने का, बैकवर्ड देखने का तरीका कि हमारे मॉडर्न स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, ये अप्लाई हम नहीं कर सकते इन अरब्स पे, मुस्लिम्स पे, ये तो बारबेरियंस थे ही, तो इन पे थोड़ी अप्लाई किए जा सकते हैं ये स्टैंडर्ड्स। बट ऑल्सो स्ट्रेंजली ब्लाइंड आई टू द हॉरर्स। और दूसरा क्या है इसी स्टेटमेंट में जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हैं कि वो अपनी हिस्ट्री को तो ऐसे नहीं देखते जिसमें इससे ज़्यादा बुरे मामलात हैं। जो भी ये एक्सप्लेनेशंस हैं इनमें एक चीज़ कॉमन है कि एक डेस्परेट अटेम्प्ट है किसी ऐसी चीज़ को थोड़ा सा कम बुरा बनाना जो हर मामले में इंसान को बुरी लगती है। ये भी इम्पोर्टेंट है समझना। शुड वन फील प्राउड अबाउट बनु कुरैज़ा इंसिडेंट? I don't know. I don't have a very good answer to that question. But what I understand from incidents like these, there is a good, beautiful guidance जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने रखी है। मुझे उन खंडरात का नाम नहीं याद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़र रहे थे तो उन्होंने प्रेफर किया उस खंडर से ना गुज़रना। क्यों? और हमसे भी कहा कि यहाँ कभी सेटल नहीं होना, यहाँ पे कभी रुका नहीं करना, यहाँ से निकला करना। टेक लेसन फ्रॉम इट कि यहाँ पे अल्लाह ताला का अजाब बरसा था। दैट इज़ द मूड दैट सच इवेंट शुड इन्वोक इन अस कि रेबेलियन अगेंस्ट गॉड इज़ अ वेरी बिग थिंग। ये कोई आसान मामला नहीं है। ट्रीटीज़, वादे, ये कोई छोटी बात नहीं है। दैट इज़ व्हाट इट शुड क्रिएट इनसाइड अस। और उसमें feeling bad because something bad had happened, that why did the people do an act that led to this tragedy? That is the mood I think it should invoke. The way when a murderer, a rapist, a robber is punished, the kind of mood it should invoke in us is, why did human commit an act that such a thing had to be done, that he had to be punished, he had to be put in jail?
इसमें से एक सैडिस्ट प्लेजर डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है. These are moments that should invoke in us very thoughtful mood. That's what I believe. Allah jane. What is the best way when we look at these events? That wanted, hard-headed realist Machiavelli would define it as the question of cruelty used well. बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ये लेज़ली हेजल्टन का. अब लेज़ली हेजल्टन क्या कर रही हैं? पॉइजनिंग द वेल. अभी हमसे कह रही हैं कि मैकियावेली हार्ड हेडेड रियलिस्ट है, जो ना बिल्कुल रूथलेस थे अपने पॉलिटी में. अब वो तो बिल्कुल बोल दे अगर कहीं पे मारने की ज़रूरत है किसी को, रूथलेस थी, ही वुड से डू दैट. वो इस सवाल को डिफाइन करते हैं एज द क्वेश्चन ऑफ क्रुएलिटी यूज्ड वेल और बैडली, कि क्या क्रुएलिटी का सही इस्तेमाल हुआ या गलत हुआ, लेकिन है क्रुएलिटी ही. लेकिन जितना भी मैकियावेली रियल पॉलिटिक में मास्टर था, जितना भी वो इन मामलात में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था और डायरेक्टली बोल देता था जो कहना था, लेकिन यहाँ इस सवाल पे कि क्रुएलिटी यूज़ करनी चाहिए कि नहीं, इस सवाल पे वो भी ही इज़ ट्रबल्ड बाय इट. Once again, what is she doing? By placing this just after Banu Qurayza incident, she is insinuating without saying that there was cruelty conducted. This is what she is saying. ये सटल होता है. इसीलिए जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें पैसिवली हम पढ़ रहे होते हैं. दो कि यू माइट हैव योर अकीदा डिफरेंट, यू माइट हैव योर बिलीव्स डिफरेंट, और एक न्यूट्रल रीडर के लिए इन पर्टिकुलर हु इज़ विजिटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इस पैराग्राफ को यहाँ प्लेस करने से ये हो गया कि पिछले को कलर मिल गया क्रुएलिटी का. अब जबकि इन्होंने सेंट्रल आर्ग्यूमेंट जो मुस्लिम्स प्रेजेंट करते हैं उसको एड्रेस ही नहीं किया. देखो वो भी गलत हो सकते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि जो मुस्लिम्स आर्ग्यू कर रहे हैं वो सारा गलत है, ये हो सकता है. फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं अभी कह रहा हूँ कि ऑफ कोर्स आई डोंट बिलीव दैट आई एम ए मुस्लिम, लेकिन एकेडमिक सेटिंग में चलो कर लिया उसको भी कंसिडर, लेकिन आपने उसको एड्रेस ही नहीं किया है और आप दूसरे साइड खड़े हो गए कि ये डिवाइन कमांड है. अब ये इसको कंसिडर ही क्यों नहीं करेगी? क्यों? बिकॉज शी इज़ ए सेक्युलर राइटर. उस साइड की आप देख रहे हैं कैसे एपिस्टेमिक रूट्स डिफरेंट होना कंक्लूजन्स को ही डिफरेंट कर देता है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, ये हमको कैसे पता कि मैकियावेली वाज ट्रबल्ड बाय इट? क्योंकि ही सेज वी कैन से दैट क्रुएलिटी इज यूज्ड वेल इफ इट इज़ परमिसिबल टू टॉक इन दिस वे ऑफ व्हाट इज़ इविल. क्या मतलब? कि हम तब कह सकते हैं क्रुएलिटी अच्छे से यूज़ की गई है जब ये चीज़ें हों जो ये आप आगे बताएंगे. लेकिन फिर ये कॉमा के बाद कंडीशन लिख रहे हैं, अगर ये मुमकिन है कि हम क्रुएलिटी को जो कि एविल है उसको कभी कह भी सकें कि इट इज़ यूज्ड वेल. कहने का मतलब कि मैं खुद आई एम शाइंग अवे फ्रॉम कॉलिंग क्रुएलिटी वेल इन एनी कंटेक्स्ट. हम I hope you are getting the point what is he saying. He is saying we can say cruelty is used well if only it can be called well. ये कह रहे हैं ये of what is actually evil. ये तो evil है ही है, लेकिन तब भी क्या हम कभी इसको कह सकते हैं कि cruelty has been used well? हम इसको तब कह सकते हैं it has been used well जब चार चीज़ें हो. When it is employed once and for all, एक बार इसको इस्तेमाल किया गया हो बस. एंड वन सेफ्टी डिपेंड्स ऑन इट, कि खुद का आपका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आप फेस कर रहे हैं उस वक्त. एंड देन इट इज़ नॉट परसिस्टेड, दैट मीन्स इसको कंटिन्यू नहीं किया गया हो, बस एक बार किया और उसको भी एक ही बार करने के बाद ख़त्म किया. एंड इट इज़ फॉर द गुड ऑफ वन्स ओन सब्जेक्ट्स. तो ये चार कंडीशन है मैकियावेली की. कहती हैं द फोर कंडीशनल फ्रेजेस इन वन सेंटेंस, मैकियावेली एस्ट्यूटली हेजिंग हिज बेट्स. कि क्रुएलिटी को अच्छा कहना, उसके लिए पहले तो क्लियर कर दिया कि इसको शायद अच्छा कहा ही नहीं जा सकता, फिर उसके बाद इतनी कंडीशन इस पर डाल दी ताकि सेफ खेला जा सके क्लियरली, कि ही इज शोइंग कि इट रिजॉल्व्स नथिंग. एंड देन ही कीप्स ऑन रिटर्निंग टू दिस क्वेश्चन इन हिज बुक मैकियावेली. क्या कहते हैं मैकियावेली? कोई भी रूलर, उसकी रेपुटेशन होनी चाहिए कंपैशनेट रादर देन क्रुएलिटी. आगे कहीं और लिखते हैं, लेकिन इसकी वजह से ही मस्ट ऑलवेज टेक केयरफुल कि
ही इज़ नॉट मेकिंग बैड यूज़ ऑफ कंपैशन, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं मैकियावेली, बाय मेकिंग एन एग्जाम्पल और टू द रूलर विल प्रूव मोर कंपैशनेट देन दोज हु बीइंग टू कंपैशनेट अलो डिसऑर्डर्स विच लीड टू मर्डर एंड रेपाइन। कि अगर कभी थोड़ा सा एक मिसाल भी खड़ी कर दे एक रूलर, तो वो शायद लॉन्ग रन में ज़्यादा कंपैशनेट होगा, क्योंकि उससे वो बुराइयाँ समाज की ख़त्म करेगा जो अदरवाइज बढ़ेंगी। और ये लाइन लेज़ली हेजल्टन कहती है डिक्टेटर्स की फेवरेट है, और बात ये सही है, डिक्टेटर्स की फेवरेट लाइन होगी ही, क्योंकि यही उनका ये होता है आर्ग्यूमेंट जब वो कुछ बुरा करते हैं। कोलेटरल डैमेज उसको वो कहते हैं हम। फिर लेज़ी हेजल्टन कहती हैं कि ऑनगोइंग मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट के अगर उसके कंटेक्स्ट में देखा जाए कि ये जो ये बनो कुरैज़ा का इंसिडेंट है, ये काइंड ऑफ एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि ज्यूज़ और मुस्लिम के रिलेशंस रहेंगे कैसे, क्योंकि अभी भी मिडिल ईस्ट में फेथ और पॉलिटिक्स ऐसे इंटरट्वाइंड हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये वैसे ही है जैसे 7th सेंचुरी में था, रिलेशन अभी भी वैसा ही है जैसा बनो कुरैज़ा और मुस्लिम्स का था। द आर्ग्यूमेंट्स गिवन फॉर द मैसेकर इन द अर्ली इस्लामिक हिस्ट्रीज वो अभी भी इन्वोक किए जाते हैं, और अभी भी इन्वोक किया जाता है जो एंगर है इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ मुस्लिम्स अगेंस्ट ज्यूज, एंड दिस हैज़ created this ugly twin offspring of थियोपोलिटिकल एक्सट्रीमिज्म। क्या? मुस्लिम्स की एंटीसेमिटिज्म एंड जिविश इस्लामोफोबिया। ये मेरे हिसाब से बड़ा सुपरफिशियल है, बहुत सुपरफिशियल है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम एंटीसेमिटिज्म मेरा ऐसा मानना है और मुस्लिम्स का ऐसा मानना है, दो कि इस पे काउंटर आर्गूमेंट दूसरा साइड इसको एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब ये एग्रीड अपॉन नहीं है बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। मुस्लिम साइड का ये मानना है कि एक एक्यूजिशन है जो एग्जिस्ट नहीं करती हमारे यहाँ, एंटीसेमिटिज्म हमारे यहाँ नहीं है। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये एक्यूजिशन आती ही क्यों है, क्योंकि आपने एक बिहेवियर देखा होगा बच्चों में, जब बच्चे कोई गलती करते हैं ना, फिर जिसने बड़ी गलती की होगी वो उसको आगे कर देते हैं अपनी गलती को हाइड करने के लिए। ऐसे करते हैं ना लोग, सो दे ट्राई टू हाइड देयर ओन मिस्टेक्स, उसको हाइड करते किसी और की दूसरी मिस्टेक को आगे कर दो। मुझे लगता है ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स ने यही किया। यहूदियों के साथ जो हाल यूरोपियंस ने किया है और क्रिश्चियंस ने किया है हिस्टोरिकली, अगर उसका जिक्र कभी हो, सिर्फ जिक्र कभी हो, हदे, मतलब वन ऑफ द थिंग्स आई सी एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड अबाउट इज कि आफ्टर हॉलोकॉस्ट एनीवन स्टिल हैज़ टू टॉक अबाउट मुस्लिम एंटीसेमिटिज्म। ये मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात है कि डज एनीथिंग कंपेयर विद दैट, कि अलग से हमको एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी मुस्लिम एंटीसेमिटिज्म। जब एंटीसेमिटिज्म का सेट बनाया जाएगा 99.99% वुड बी ऑक्यूपाइड बाय दिस वन इवेंट, देन दिस इज़ नॉट द ओनली इवेंट। हॉलोकॉस्ट इतनी बड़ी इवेंट है, इसने छोटी छोटी इवेंट्स को ख़त्म कर दिया है, और वो छोटी इवेंट्स छोटी नहीं है। जो हम हॉलोकॉस्ट के बारे में कह सकते हैं, स्पेनिश इंक्विजिशन के बारे में भी बराबर कह सकते हैं, बिल्कुल बराबर कह सकते हैं। या परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज अराउंड मिडिल ईस्ट जो हुआ है अंडर क्रिश्चियन रूलर्स, ये छोटी मोटी परसिक्यूशंस की बात नहीं हो रही है। छोटी मोटी परसिक्यूशन मुस्लिम रूल्स में भी हुए हैं, क्रिश्चियन रूल्स में भी हुए हैं, हमेशा होते रहेंगे, दैट इज़ ट्रू। जैसे मुस्लिम्स का हर जगह होगा, हिंदूज़ का होता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अ रूलर कैन ट्राई टू बी हिज बेस्ट, बट एवरी रूलर इज़ नॉट। कुछ रूलर्स करते हैं परसिक्यूशन, किसी बात पे कहीं गलत फैसला होता है कभी कभार, सिंपल एज दैट, सिंपल एज अ गलत फैसला ले लिया कि वो दिया कोई डिसीजन किसी नॉन मुस्लिम को, किसी मुस्लिम किंग ने किसी कम्युनिटी को ख़त्म करने का फैसला, गलत फैसला ले लिया। इसका क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री में ऐसे वाक़ात हैं। और इसमें वंस अगेन दैट शुड आल्सो इन्वोक थॉटफुल मूड इन यू, क्योंकि बड़े सारे लोग ना हिस्ट्री को ऐसे देखते हैं कि नहीं, अकबर कुड हैव डन नो रॉन्ग,
औरंगजेब कुड हैव डन नो रॉन्ग, क्योंकि ये मेरे किंग्स हैं। तुम्हारे किंग्स हैं, तुम्हारे, उसको तुम्हारी फिक्र भी नहीं है। ही डजंट केयर अबाउट यू, ही डजंट इवन नो यू एग्जिस्ट। तो बड़े लोग इसके बारे में इमोशनल है। To feel connected with the great kings of the past is normal, is okay, is fine. But at the same time, their mistakes are mistakes. If they are done, okay. As simple as that. इसमें इमोशनल क्यों होना है? कोई इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी कोई अमेजिंग किंग भी हो, चलो बहुत अच्छा किंग है, बट यू कैन स्टिल से कि उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी गलत थी, उसकी से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गलत थी। ये ऐसी बात हो सकती है, इसमें इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं इन मामलात में, मुस्लिम्स द लीस्ट। सो लेकिन मैं ज़्यादा मुस्लिम्स के बारे में बात कर रहा होता हूँ, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, बट आई नो कि मुस्लिम्स इसमें सबसे कम इमोशनल होते हैं कि अच्छा तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, बोल दो, क्या मसला है। तो मुस्लिम्स गेट इमोशनल द लीस्ट, बट देन यू शुडंट। The point I was trying to make was, I lost the chain of my thought. खैर, ये persecution of Jews, I was saying, that has taken place mostly under Christians. And who protected them? Always, without exception, Muslims. स्पेनिश इंक्विजिशन के बाद जब मुस्लिम्स का रूल ख़त्म हो गया अंदलूस में, स्पेन वगैरह, फिर क्या हुआ? ज्यूज़ कहाँ गए? अच्छा, मुस्लिम्स तो वहाँ से निकाले गए, मुस्लिम्स वहाँ रूलर्स थे, अब वो दे आर नॉट देयर एनी मोर। अब ज्यूज़ के लिए तो सेम था ना, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस। सुपर डुपर ऑसम टर्न द अदर चीक वाले क्रिश्चियंस आ रहे थे वहाँ पे। बनु कुरैज़ा और कैनुका करने वाले मुस्लिम्स का रूल था उससे पहले। पहले तो मुस्लिम्स का रूल था, तो ज्यूज़ बचे कैसे जिनका इंक्विजिशन में फिर ये हाल हुआ? ये भी एक क्वेश्चन है कि मुस्लिम्स वर किलिंग देम एवरीवेयर, हाउ डिड दे सर्वाइव टू फेस द क्रिश्चियन sword? Now they are facing the Christian sword. What happens next? What do? They migrate to Muslim lands. Top-notch scholars, Jews के, they migrated to Muslim lands. तो ये बड़ा सुपरफिशियल स्टेटमेंट है जो उन्होंने यूज़ किया है कि मुस्लिम एंटीसेमिटिज्म एंड ज्यूइश इस्लामोफोबिया। ये इक्वेट नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। ज्यूइश इस्लामोफोबिया पे भी मेरा सिमिलर रहा है, लेकिन इस लेवल की नहीं कि उनका कोई इस्लामोफोबिया नहीं है, उनका मुस्लिम फोबिया है। इस्लाम से उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उसको वो बड़े नज़दीक समझते हैं अपने, कि ऑफ कोर्स हाँ वही बातें हम कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। तो इस्लामोफोबिया उनके यहाँ उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है, गॉड नोज, मैंने ज़्यादा नहीं देखा है इसको, पढ़ा भी नहीं इसके बारे में। अलबत्ता मुस्लिम फोबिया तो है, एंड दैट इज़ पॉलिटिकल, दैट इज़ प्योरली पॉलिटिकल। अब आपको एक ज्यूइश स्टेट बनानी है, एक ऐसी जगह पे बनानी है जहाँ पे मुस्लिम स्टेट्स थी, तो आपके एनिमीज़ मुस्लिम्स ही होंगे। तो वंस अगेन उसको भी दीन का रंग देना कोई मेरे हिसाब से बहुत वाइज नहीं है। लेकिन क्या इसके बैकग्राउंड में कहीं रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ हैं? डेफिनेटली रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ भी हैं, उसको नेगलेक्ट भी नहीं किया जा सकता। तो इन द लाइट ऑफ दिस पॉलिटिकल सिचुएशन एट द टाइम, ज़्यादा बेहतर रहेगी हम एक लेस इमोशनल एनालिसिस करें। ये इवेंट जो था कुरैज़ा का, इट वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रूथलेसनेस, लेकिन उसके बावजूद दे वर रियली ए कोलैटरल डैमेज। मैसेज कहीं और भेजनी थी। मैसेज कहाँ भेजनी थी? कोई और अगर अभी भी क्वेश्चन कर रहा है कि हु इज़ द अथॉरिटी हेयर, उसको उसका जवाब मिल जाए कि यहाँ पे अथॉरिटी कौन है। नीडलेस टू से कि हम इस पूरे नैरेटिव को ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते कि ये कोई रूथलेसनेस या सिंपल कोई एग्जाम्पल सेट करने की ये थी। इन द सेंस एक पॉलिटिकल मनोवर नहीं था ये। द प्रिंसिपल इज़ बोथ एज फेमिलियर एंड एज आर्ग्यूएबल टुडे एज इट वाज इन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम, कि आप जब अपना
कोई भी लीडर अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए हार्ड लाइन ही डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये आज भी सही है, ये उस वक्त भी सही था। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट जो है ये सॉल्पसिस्टिक है, सॉल्पसिस्टिक आर्ग्यूमेंट है। कहने का मतलब ये फॉल्सिफाइबल नहीं है, इसका कोई आर्गुमेंट नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमको तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि अगर हार्ड लाइन नहीं दिखाई गई होती, अगर सॉफ्ट अप्रोच नहीं दिखाया गया होता, अगर सॉफ्ट अप्रोच दिखाया गया होता तो क्या होता, वी वुड नेवर नो दैट। तो इस वजह से दिस इज अ सेल्फ सर्विंग आर्गुमेंट। द रीजनिंग इज़ फाइन जो ये कह रही हैं, लेकिन वट एवर इट वॉज इट वर्कड, ये बात है। क्योंकि यहाँ पे ही हैड शोन कि ही वॉज विलिंग टू यूज़ एक्सट्रीम फोर्स, और इसने उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ को ओपन कर दिया। He gained the leeway to pursue peaceful alternatives as he looked to the future and specifically to Mecca. यहाँ पे चैप्टर नंबर 17 मुकम्मल हो जाता है। इसमें जो ये पोस्ट आफ्टर टेलिंग अस द बनु कुरैज़ा इंसिडेंट, जो भी लेज़ली हेज़ल्टन ने किया ना, इसमें सरप्राइज नहीं होना है, नहीं इसमें परेशान होना है। क्यों? क्योंकि आपको इसकी वही अंडरलाइन एजम्पशन देखनी है कि वेयर इज शी कमिंग फ्रॉम। शी इज कमिंग फ्रॉम वही सेक्युलर ह्यूमनिस्ट एजम्पशंस, जहाँ पे एथिक्स को जज किया जाता है नॉट अगेंस्ट डिवाइन कमांड। एथिक्स को जज करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ कंपेयर कर लो, अगर उसके फेवर में तो अच्छी बात, उसके खिलाफ तो बुरी बात। कोई कोड ऑफ हमरावी के साथ कंपेयर कर लो, मतलब कोई स्टैंडर्ड आप एस्टैब्लिश कर लो। एक होता है ये जो ये सेक्युलर ह्यूमनिस्ट एजम्पशन है, यहाँ पे एथिक्स आर नॉट जज्ड अगेंस्ट डिवाइन कमांड बट अगेंस्ट ऐसे ही मैकेविली के साथ, जैसे इन्होंने अभी कंपेयर किया, या लिबरल यूटिलिटेरियन मैट्रिक्स के साथ कंपेयर किया। दिस इज़ व्हाट शी इज़ डूइंग। इनके यहाँ कोई डिवाइन कमांड थ्योरी नहीं एग्जिस्ट करती है। डिवाइन कमांड थ्योरी सेज व्हाट इज़ मॉरल इज़ व्हाट इज़ डिवाइनली कमांडेड। जब ये सवाल पूछती हैं बार बार कि क्या ये मैसेकर जस्टिफाइड था या कोई ऑल्टरनेट पॉलिटिकल ऑप्शन अवेलेबल था क्या, ये क्या एज्यूम कर रहे हैं? ये एज्यूम कर रहे हैं वही पोस्ट एनलाइटनमेंट यूरोप का एंथ्रोपोसेंट्रिक मॉरल कैलकुलस, कि इंसान डिसाइड करते हैं कि क्या 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 होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ पे तमाम सेक्रेड हिस्ट्री को इट हैज़ टू पास थ्रू दिस काइंड ऑफ ए ट्राइब्यूनल ऑफ दिस एथिस्टिक एथिक्स, कि ये गॉडलेस एथिक्स की जो दुनिया है उसी से हर चीज़ को जज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हर एक इवेंट पॉलिटिकल पावर के लिए होती है। इस पूरे डिस्कशन में ये अजम्पशन है कि जो भी होता है वो पॉलिटिकल इख्तिदार के लिए होता है। वट एवर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डूइंग नाउजुबिल्लाह, ही वाज डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ पावर, बट दैट इज़ एन अजम्पशन ऑफ दिस पोस्ट एनलाइटनमेंट यूरोप। दैट इज़ नॉट आवर assumption. For example, the communist would argue whatever event takes place for the sake of what? कि means of production पे किसका कंट्रोल हो। But that's not our assumption at all. हमारी assumptions ये नहीं है। We believe in divine command theory, for example. Islam, unlike all of these systems, and in particular this Western liberalism, it does not posit man as the moral lawgiver. We believe that it is God who commands and the Prophet only executes. And therefore his actions are not open to ethical arbitration, at least not outside the Quranic worldview. Within the Quranic worldview, we can talk about the prophetic conduct, the conduct of Sahaba, the conduct of people. That can be talked out within the Quranic worldview. You cannot treat figures like Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam as a nauzubillah politician and then judge his actions. No, he is to be looked at as a messenger of God. You first have to deny his messengerhood and then treat him like a politician. In which case, the discussion would not be on Banu Qurayza. The discussion would be on Rasalat, whether he is the messenger of God. Once the messengerhood is established, then the question does not arise. So, the very foundation is misleading here, जो इन्होंने खड़ी की है हमारे पर्सपेक्टिव से। देन जो एकेडमिक स्कॉलरशिप है
पर्टिकुलरली जो मुस्लिम्स की ही जूरिस्प्रूडेंस की है, अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री की स्कॉलरशिप है, और मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी भी जो है वो मुस्लिम्स ने जितना भी इन फील्ड्स में वर्क किया है उसने एम्पल एविडेंस दी है कि बनु कुरैज़ा की पॉलिटिकल ट्रेचरी थी। इब्न इसाक इसको मेंशन करते हैं, अर्ली रिसोर्सेज लाइक वकीदी इसको मेंशन करते हैं, तबरी ने भी इसको मेंशन किया है। लेकिन उस सब को डिनाई करना इज इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट, एंड देन इट इग्नोर्स द डायनामिक्स ऑफ 7th सेंचुरी अरेबिया इटसेल्फ, जहाँ पे बिट्रेयल ड्यूरिंग वॉर टाइम वाज मेट विद कैपिटल पनिशमेंट। जो इन्होंने कहा कि नहीं ये कोई नॉर्म नहीं थी, ये नॉर्म थी। जैसे मार्शल सैलिन्स जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट या पेट्रिशिया क्रोन जैसे हिस्टोरियंस जिनकी मैंने बात इससे पहले भी की, दे हैव नोटेड कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के लिए ट्राइबल सोसाइटीज़ में बहुत ज़रूरी था कि आप अनकॉम्प्रोमाइजिंग जस्टिस का यूज़ करें। इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी इससे पहले भी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिव अप करने का मामला आया हज़रत अबू तालिब के सामने, तो व्हाट डिड ही डू? ही कुड नॉट हैव लेट हिम गो, क्योंकि जो रूल है अगर उसको इन्फ्लिक्ट हम नहीं करेंगे, गिव एंड टेक या चूज़ करें कभी भी, तब वो रूल खुद में डेड हो जाएगा। When we know we can get away with something, the rule itself dies. That could not have taken place in such societies. और फिर उसके बाद एक्सपल्शन, जो इन्होंने बात की कि एक्सपल्शन एक अल्टरनेटिव था, वो अल्टरनेटिव नहीं था। एक्सपल्शंस वर नॉट ऑलवेज वायबल, पर्टिकुलरली जहाँ पे वॉर टाइम बिट्रेयल की बात हो रही थी। और लाइक आई सेड एट दैट पॉइंट कि रोमन्स, पर्शियंस और बेजेंटाइन एम्पायर जो अराउंड है इसके, जो इनके ना हमसाए हैं जहाँ पे बनु कुरैज़ा का इंसिडेंट हो रहा है, तीनों में ये इवेंट्स है कि ऐसे ही होता था। एंड देन एक्सपल्शन ऑफ बनु कुरैज़ा वुड बी क्रिएटिंग थर्ड फ्रंट वेयर, खैबर में। तो इट कैनॉट बी एक्सपेक्टेड ओनली ऑफ इस्लाम दैट यू शुड बी पैसिफिस्ट while everyone else was using another rule. Then ये जो द कंक्लूजन फॉर मी इज कि बनु कुरैज़ा का जो ये इवेंट है इसको हम सेक्युलर एथिक्स से नहीं देख सकते। इट मस्ट बी सीन थ्रू द लेंस ऑफ डिवाइन जस्टिस। एट द मोस्ट इफ यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम द सेक्युलर पर्सपेक्टिव, देन यू मस्ट लुक एट इट एज अ मेथड ऑफ पॉलिटिकल सर्वाइवल विद इन द प्रोफेटिक मिशन। दो कि एक कम्युनिटी है जिसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, जो एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। ये एक एम्ब्रियोनिक सोसाइटी है जो फेस कर रही है एग्जिस्टेंशियल बिट्रेयल। सो इट वाज नॉट ए लीडर प्रिजर्विंग हिज ओन लाइफ बट ए मैसेंजर सेफ गार्डिंग हिज कम्युनिटीज लाइफ, अगर आप इसको सेक्युलर व्यू से देखना ही है ज़बरदस्ती। बट द ट्रूथ इज फंडामेंटली ये डिवाइन जस्टिस का एक, इट हैज़ टू बी व्यूड थ्रू दैट लेंस। द फैक्ट्स ऑफ द केस आर दीज, जो सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं इस केस के, वो यही है। सबसे पहला कि बनु कुरैज़ा हैड एंटर्ड इनटू बाइंडिंग कोवेनेंट, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना कहते हैं। और दूसरा सबसे स्ट्रांगली एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि ये कोवेनेंट उन्होंने वायलेट किया था ड्यूरिंग बैटल ऑफ ट्रेंच। ये कोई एथनिक हेट्रेड ज्यूज़ की या कोई पॉलिटिकल क्रूएलिटी नहीं है, ये इन दो फैक्ट्स पे बेस्ड एक डिवाइन एडजुडिकेशन है जो क्लियर कट ट्रीजन पे बेस्ड है। और उसके बावजूद क्लासिकल इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, मॉडर्न इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, किसी ने इसको ट्रीट नहीं किया एज ए नॉर्मेटिव बिहेवियर कि यही करना होता है हमेशा। सब ने इसको यूनिक केस माना कि एक यूनिक केस है जो किया गया। और ये जो जजमेंट है हज़रत सआद इब्न मुआद का, जिसको हम ये नहीं कहते कि ये उन्हीं का जजमेंट है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंडोर्स किया, ये हुजूर का भी जजमेंट है। ये ड्यूट्रोनॉमिकल लॉ का कॉपी है जो ये ट्राइब खुद एक्सेप्ट करता था। सेक्रेड ऑर्डर डिमांड्स दैट बिट्रेयल ऑफ ए डिवाइन covenant is not mere politics. It is sedition. It is sedition of infinite proportions. It is metaphysical sedition. It is sedition against God himself. हमको ये आदत भूल जानी चाहिए कि हम अपनी हिस्ट्री के बीच में से वी क्रॉल यूजिंग वेस्टर्न यार्ड स्टिक्स।
दे आर नॉट एब्सोल्यूट। और वेस्ट का जो यार्ड स्टिक है इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी सेंचुरी। हकीकत बस ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्टेट्समैन नहीं थे बस, कि एक लीडर है, पॉलिटिकल लीडर ना, जैसे आते हैं बड़े सारे लीडर्स। ही इज़ नॉट दैट, ही इज़ द फाइनल प्रॉफिट, दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी डिबेटेड फर्स्ट। इस वजह से इफ़ ही इज़ दैट, हिज एक्शंस कैन नॉट बी डाइसेक्टेड बाय दिस सेक्युलर मोरालिटी। और अगर किसी को इसमें डिस्कम्फर्ट होता है, दैट डिस्कम्फर्ट डज नॉट स्टेम फ्रॉम द इवेंट, it stems from the epistemic shift which I showed you, कि she is not believing in divine command, she believes only in secular humanism. तो अगर आप में से भी किसी के अंदर ये डिस्कम्फर्ट होता है इससे पैदा, ये इवेंट की तरफ डिस्कम्फर्ट नहीं है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है उस एपिस्टेमिक शिफ्ट की, जिसने वही को रिप्लेस कर दिया है आपके मॉरल यूनिवर्स के सेंटर में से, और वहाँ पे किसी और चीज़ को डाल दिया है। क्योंकि ये इवेंट इज नॉट अबाउट प्रॉफिट्स रूथलेसनेस, इट इज देन अबाउट योर लॉस ऑफ फेथ इन द सेक्रेड डिवाइन retribution, in divine justice. So no one should feel embarrassed about this event. If at all this event does anything for the believer, it there is a lesson in it. And what is that lesson? That Islam takes oaths, covenants and communal integrity seriously. That is the lesson you should learn. That if you people make oaths जो आप बड़े आराम से हर दिन करते हैं, you people make covenants जो आप बड़े आराम से करते हैं, you people should take such oaths and covenants very seriously. This is the lesson that you learn from this. क्योंकि अल्लाह ताला के सामने कम्युनल इंटीग्रिटी को तोड़ना is viewed very seriously. That is the lesson a Muslim learns from this. कि a Muslim should never act on against his oath, against his covenant. He should not work against communal integrity. He should not threaten a community. He should not make his actions lead to massacre of innocents. And in all this, you would be able to develop this attitude only when you realize you are not children of Voltaire. You are not children of post-Enlightenment Europe. You are not children of John Stuart Mill, Immanuel Kant. You are heirs to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Only then this attitude can be developed. I think I have made my point. We'll stop here. We'll continue next time, inshallah.